हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के लिए लेवल 2 के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2012 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। ये जो पेपर है ये 2015 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। पहला विकल्प है 25 साल, दूसरा है 35 साल, तीसरा है 30 साल और चौथा है 21 साल। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 30 साल। 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होता है। तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संसद जो है संघ की विधायिका है। इसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है। इसमें 250 सदस्य शामिल हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो पात्रता है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की, तो संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं को बताता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उस राज्य में संसदीय निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह चुनाव की मांग कर रहा है, यानी कि उसे राज्य में संसदीय निर्वाचक होना चाहिए। तो ये सब भी आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, ताकि प्रश्न आपका पूछा जाए तो किसी भी हालत में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर, तीसरा विकल्प है चौधरी चरण सिंह और चौथा विकल्प है मोरारजी देसाई। तो भारत के संविधान में 44वां संशोधन किया गया था मोरारजी देसाई के समय में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। इंदिरा गांधी जो है भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। चंद्रशेखर, तो ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, यानी 8वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? पहला विकल्प है के.जी. बालकृष्ण, दूसरा विकल्प है वी रामास्वामी, तीसरा विकल्प है सौमित्र सेन और चौथा विकल्प है स्वतंत्र कुमार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग क्या है। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विधायी निकाय एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाता है। अब इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ तो की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो वे थे वी रामा स्वामी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वी रामास्वामी 1989 और 1994 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और वे पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन यह आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा था। तो इसीलिए महाभियोग पास नहीं हो सका था। तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला विकल्प है पंचायती राज व्यवस्था से, दूसरा विकल्प है नगर पालिकाओं से, तीसरा विकल्प है केंद्र की भाषाओं से और चौथा है केंद्र राज्य संबंध से।
तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और इसमें पूछा गया था कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? पहला विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है वीवी गिरी, तीसरा विकल्प है बीडी जत्ती और चौथा विकल्प है कृष्णकांत। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, इनका देहांत इनके कार्यकाल में ही हो गया था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। तो कृष्णकांत जो हैं, इनका जन्म 28 फरवरी 1927 को पंजाब के अमृतसर जिले के एक गांव कोट मोहम्मद खान में हुआ था। वह 1997 से अपनी मृत्यु तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। पहला है 32%, दूसरा है 30.3%, तीसरा है 29% और चौथा है 28.4%। तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 29%। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शेष जो भाग है वह खारे पानी और मीठे पानी से ढका हुआ है, यानी कि 29% तो स्थलीय क्षेत्रफल हो गया। अब जो 71% बचता है वह खारे पानी और मीठे पानी से ढका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है ओजोन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है और जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में ही पाई जाती है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज हैं वह किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। पहला विकल्प है पटल विरूपण, दूसरा है अपक्षय, तीसरा है कार्बोनेशन और चौथा है अनाच्छादन। तो सभी बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयोग की जाती है, वह है अनाच्छादन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं, तो ये क्या होती हैं? तो वे बल जो पृथ्वी के बाहरी भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात बल या बाह्य बल कहलाते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रिया के परिणाम स्वरूप विघर्षण होता है और इसलिए उन्हें भूमि धारण करने वाले बल के रूप में जाना जाता है। तो सभी बहिर्जनिक भू आकृति की प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्द के तहत कवर किया जाता है जिसे अनाच्छादन कहा जाता है। तो यही पूछा गया है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। पटल विरूपण क्या है? तो यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण की प्रक्रिया है जिसमें वलन और भ्रंश शामिल है। अपक्षय क्या है? तो अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना है जो वर्षा जल की क्रिया, तापमान के चरम और जैविक गतिविधि से होती है। और कार्बोनेशन क्या है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड देने की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। पहला है गैसीय चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है जल चक्र और चौथा है भू आकारिक चक्र। तो जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। गैसीय चक्र क्या है? तो यह विभिन्न जैव भू रासायनिक जलाशयों, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के बीच गैसों के स्थानांतरण
और परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो ये गैसीय चक्र होता है। जल चक्र क्या है? तो इसे जल विज्ञान चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति का वर्णन करता है। और भू आकारिक चक्र क्या है? इसे भौगोलिक चक्र या कटाव चक्र भी कहा जाता है। भू आकृतियों के विकास का ये सिद्धांत बताता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्र पूछा जा चुका है तो ये सब भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? पहला विकल्प है चूना पत्थर, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है क्वार्टजाइट और चौथा है सिलेट। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कायांतरित सेल नहीं है, तो चूना पत्थर कायांतरित सेल नहीं है, ये अवसादी सेल का उदाहरण है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? पहला विकल्प है शिलाओं पर, दूसरा है मोहरों पर, तीसरा है स्तंभों पर और चौथा है ताम्र पत्थरों पर। तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः मिले हैं मोहरों पर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। पहला विकल्प है सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना दोआब, तीसरा है मगध और चौथा है दक्कन। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना दोआब। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आर्यों के युग को वैदिक युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय 4 प्रमुख वेदों की रचना की गई थी। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है, तो ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है राधा मुकुंद मुखर्जी, दूसरा है रोमला थापर, तीसरा है डी कोसाम्बी और चौथा है राम शरण शर्मा। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक राम शरण शर्मा हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये बिहार से इनका संबंध है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनकी पुस्तकों के बारे में भी जान लीजिए। राम मुकुंद मुखर्जी, तो इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो भारत की मौलिक एकता, कौसाम्बी का प्रारंभिक इतिहास, इनकी पुस्तकों के नाम हैं, तो याद रखिए। रोमला थापर, तो इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इनकी पुस्तकें हैं ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, शकुंतला, टेक्स्ट रीडिंग्स, हिस्ट्रीज, इंटरप्रिंटिंग अर्ली इंडिया, तो ये सब इनकी पुस्तकें हैं। और डी कोसाम्बी, तो इनकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं द एपिग्राम्स, एट्रीब्यूटेड टू भर्तृहरि, और इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और भी कई इनकी पुस्तकें हैं। मैंने कुछ पुस्तकें इन लोगों की बता दी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? पहला विकल्प है 1955, दूसरा है 1956, तीसरा है 1946 और चौथा है 1977। तो हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया 1946 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत एक हिंदू विवाहित महिला एक या अधिक आधारों पर अपने पति से अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि? पहला विकल्प है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, दूसरा है कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, तीसरा है सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ और चौथा है डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो पूछा गया है कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
1870 में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था और 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। तो साथ में ये भी याद रखिएगा और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है मुगल काल। तो श्रेण्य युग गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होता है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? पहला विकल्प है होयसल, दूसरा है गंग, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है चालुक्य। तो श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण हुआ था गंग काल में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिका का लेखक है? पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा विकल्प है प्लिनी और चौथा है विष्णुगुप्त। तो इंडिका जो है भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो पुस्तक है ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है और इसके लेखक हैं मेगास्थनीज, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये यूनान के थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंबोज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? पहला विकल्प है सूर्यवर्मा प्रथम, दूसरा विकल्प है जयवर्मा चतुर्थ, तीसरा है सूर्यवर्मा द्वितीय और चौथा है यशोवर्मा तृतीय। तो अंगकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है वह बनवाया सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये है कहाँ पर? कंबोज स्थित अंगकोरवाट मंदिर, तो ये स्थित है कंबोडिया में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? पहला विकल्प है प्रथम, दूसरा विकल्प है पंचम, तीसरा है अष्टम और चौथा है 13वां। तो पड़ोसी देशों का वर्णन है 13वें शिलालेख में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अशोक के शिलालेखों और शिलालेखों में अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंडों की गुफा की दीवारों पर 33 शिलालेखों के संग्रह का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? पहला विकल्प है शेषेर कविता, दूसरा है गोरा, तीसरा है योगायोग और चौथा है घर बाइरे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान भी लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो प्रमुख उपन्यास है जिसका पात्र है निखिल, तो उसका नाम है घर बाइरे, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला विकल्प है 1916, दूसरा विकल्प है 1925, तीसरा विकल्प है 1913 और चौथा है 1922। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसने की स्थापना, तो हरदयाल ने की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है दिरहम है, पहला विकल्प है सोने का सिक्का, दूसरा है तांबे का सिक्का, तीसरा है चांदी का सिक्का और चौथा है मिश्र धातु का सिक्का। दिरहम जो है वह चांदी का सिक्का है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि दिरहम कहाँ की मुद्रा है, तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? पहला विकल्प है कालिंजर, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है रणथंबोर और चौथा है मालवा। तो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान
कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जो मूल नाम है वह क्या है? फरीद खान। क्या नाम है? फरीद खान। और ये इस्लामिक सुर राजवंश में उत्तर भारत का सम्राट था। वह हसन खान के 8 पुत्रों में से एक था। इतनी जानकारी आपको आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? पहला विकल्प है नियमन 17 AD 1829, दूसरा है नियमन 20 AD 1831, तीसरा है नियमन 18 AD 1856 और चौथा है नियमन 19 AD 1829। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, नियमन 17 AD 1829। सती प्रथा क्या थी? तो इसमें क्या होता था कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को भी साथ जला दिया जाता था उसके पति के। तो ये सती प्रथा थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? पहला विकल्प है 1975, दूसरा है 1976, तीसरा है 1978 और चौथा है 1992। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ 1976 में। बी विकल्प इसमें सही है। और प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? पहला विकल्प है 42वां, अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? पहला विकल्प है 42वां संशोधन, अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? पहला विकल्प है 42वां संशोधन, दूसरा है 52वां संशोधन, तीसरा है 61वां संशोधन और चौथा है 86वां संशोधन। तो पूछा गया है कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वह है 86वां संशोधन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जो 86वां संशोधन है 2002 में ने भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को शामिल किया। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? पहला विकल्प है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा विकल्प है सादिक अली समिति और चौथा है हेगड़े समिति। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार को सिफारिशों को आधार मानकर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था? पहला विकल्प है 1951, दूसरा है 1953, तीसरा है 1955 और चौथा है 1957। तो संविधान के अनुच्छेद 340(1) के तहत कार्यरत भारत के राष्ट्रपति ने काका साहिब कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का औपचारिक उद्घाटन 18 मार्च 1953 को हुआ। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? पहला विकल्प है राज्य का अपना धर्म है, दूसरा है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तीसरा है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और चौथा है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा गया है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। डी विकल्प इसमें सही है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आभानेरी और
राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? पहला विकल्प है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है चौहान, तीसरा है गुहिल सिसोदिया और चौथा है राठौर। तो आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आभानेरी जो है यह उत्तरी राजस्थान में दौसा जिले का एक गांव है। इसे द सिटी ऑफ ब्राइटनेस भी कहा जाता है। और राजौरगढ़ यह राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव है। प्राचीन काल में यह स्थान राजपुरा, परानगर, नीलकंठ आदि नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। पहला विकल्प है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, दूसरा है व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, तीसरा है व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और चौथा है व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो ये जो प्रश्न है इसमें चारों विकल्प सही हैं और ये 2015 का पेपर है, तो इसमें जरूर कॉमन नंबर दिया गया होगा। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कोई विकल्प जो होगा जिसमें होगा कि इनमें से सभी, तो उसी विकल्प को टिक करना होगा, लेकिन इसमें चारों ही सही हैं। चारों ही इसमें सही लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? पहला विकल्प है वेस्ले, दूसरा विकल्प है जॉन माइकेलिज, तीसरा है MP मुफात और चौथा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च यानी कि शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश। इसी के अनुसार बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? पहला है समाज संबंधी अध्ययन, दूसरा है मानवीय संबंधों का अध्ययन, तीसरा है नागरिकता की शिक्षा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से यदि इस प्रश्न में ये सभी विकल्प होते तो ये चौथा विकल्प इसमें भी सही हो जाता, लेकिन इसमें सभी सही हैं तो कॉमन नंबर दिया गया होगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो सभी का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? पहला विकल्प है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, दूसरा है सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तीसरा है तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? पहला विकल्प है 40%, दूसरा है 60%, तीसरा है 50% और चौथा है 20%। तो कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय निर्धारित कालांश का 60% भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। पहला विकल्प है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, दूसरा है परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, तीसरा है अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों के उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, ये भी सही है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री। पहला विकल्प है पाठ को लंबा करता है, दूसरा है छात्र ऊबने लगता है, तीसरा है
उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं और चौथा है उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। तो जब शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो यह पाठ को रुचिकर बनाता है, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। तो इसमें दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, तो सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों कथन असत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? प्रोजेक्ट विधि को पूछा गया है। पहला विकल्प है ड्यूबी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, तीसरा है स्टीवेंसन और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है सबसे पहले जॉन डेवी द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया, इसीलिए भी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो B.S. ब्लूम मूल्यांकन आयाम सीधा मिला हुआ है। हार्वर्ड स्मृति स्तर ये भी सही है। मॉरिसन C बोध स्तर ये भी सही है और हंट चिंतन स्तर ये भी सही है, यानी कि ये सही मिले हुए हैं। पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का D, यानी कि C विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपर्युक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? पहला विकल्प है B.S. ब्लूम, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है स्किनर और चौथा है थॉर्नडाइक। तो मूल्यांकन के 3 सोपान जो हैं वह B.S. ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो तीनों सोपान है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन तीनों सोपान को भी याद रखिए, ये तीनों लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है मृदा, दूसरा है चट्टान, तीसरा है पौधे और चौथा है खनिज। तो प्राकृतिक पर्यावरण घटकों को 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अजैविक और जैविक। अजैविक क्या होते हैं? ये निर्जीव होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं ये निर्जीव होते हैं, तो ये अजैविक घटक कहलाते हैं। इसमें पूछा गया है कि अजैव संसाधन नहीं है, तो पौधे जो हैं वह अजैव संसाधन नहीं है बल्कि जैव संसाधन है, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप तीनों देखते हैं ये निर्जीव हैं, प्राकृतिक संसाधन, तो ये अजैव संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला है मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। दूसरा है ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तीसरा है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है और चौथा है खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो जो कथन गलत है वह बताना है। तो ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ह्यूमस सबसे ऊपरी परत में होता है, तो यही गलत हो गया और गलत ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? पहला विकल्प है दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा है चिली, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है घाना। तो चिली जो है दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक यानी कि तांबा उत्पादन करने वाला देश है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला है भूतापी ऊर्जा, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है जल विद्युत और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वह है भूतापी ऊर्जा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो मिल्पा मैक्सिको ये सही है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत ये भी सही है। रोका ब्राजील
ये भी सही है, लेकिन लद्दाख श्रीलंका ये गलत है। क्योंकि इंडोनेशिया में जो स्थानांतरण खेती होती है उसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में नहीं जाना जाता। तो यही गलत हो गया, यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये स्थानांतरित कृषि के नाम हैं जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में मसोल कहा जाता है, म्यांमार में तुंगिया कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला विकल्प है डोडा बेटा, दूसरा है अनाईमुडी, तीसरा है महेंद्रगिरी और चौथा है कोडाई कनाल। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अनाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है पश्चिमी बंगाल और चौथा है तमिलनाडु। तो मानसून का सबसे पहले आगमन होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? पहला विकल्प है मालवा का पठार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पूर्वी घाट और चौथा है उत्तर पूर्वी भारत। तो पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो वह है उत्तर पूर्वी भारत, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? पहला है बंगलौर, दूसरा है सेलम, तीसरा है डोलबी और चौथा है दुर्गापुर। तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है बंगलौर, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बंगलौर जो है ये भारी और हल्के उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और वित्त, खनन और सीमेंट उत्पादन, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। पहला विकल्प है बिहार और त्रिपुरा, दूसरा है बिहार और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है केरल और सिक्किम और चौथा है उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भोरट का पठार स्थित है। पहला विकल्प है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, दूसरा है अचलगढ़ और देवलवाड़ा के मध्य, तीसरा है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य और चौथा है जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो भोरट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? पहला है खड़ीन, दूसरा है टाका, तीसरा है टोबा और चौथा है नाली। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नाली नहीं है, तो डी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो टंगस्टन डेगाना ये सही है, सीसा और जस्ता, राजपुरा दरीबा ये भी सही है, तांबा सिंघाना ये भी सही है, लेकिन अभ्रक जामसर ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग केंद्र नहीं है? पहला है डीडवाना, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है अलवर। तो सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है?
पहला विकल्प है जयपुर अलवर, दूसरा है भरतपुर दौसा, तीसरा है जयपुर भरतपुर और चौथा है जयपुर दौसा। 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है जयपुर भरतपुर। अगला प्रश्न है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णान दिवस मनाया? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है करौली और चौथा है जोधपुर। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, जोधपुर। तो जोधपुर एक रियासत है जहां 1936 में प्रजामंडल द्वारा कृष्ण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बाड़मेर। तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई जैसलमेर में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पहला है विक्रय राज चतुर्थ, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तीसरा विकल्प है आर्णो राज और चौथा है अजय राज। तो कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी विक्रय राज चतुर्थ को। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? पहला विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा विकल्प है लॉर्ड मिंटो, तीसरा विकल्प है विलियम हंटर ब्लेयर और चौथा है यति ज्ञानचंद्र। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत, नाम भी याद रखना है यात्रा वृत्तांत का, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न जो 2015 वाले पेपर में थे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ये पेपर 2015 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, 2011 और 2012 दो वीडियो इसके पहले आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।